नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों के गहरे और प्रेरणादायक विचारों को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पीटर थील की बेहतरीन और क्रांतिकारी किताब 0 to 1। यह किताब बताती है कि कैसे हम कुछ नया, कुछ अनोखा और असंभव को संभव बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक आइडिया दुनिया को बदल सकता है? क्यों असली सफलता कंपटीशन से नहीं बल्कि इनोवेशन से आती है? और कैसे हम 0 से 1 की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर अध्याय को आसान, रोचक और विस्तार से आपके लिए समझाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और इस अद्भुत सफर पर चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कैसे भविष्य का निर्माण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। पुस्तक के इस पहले अध्याय में पीटर थील हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। वे 0 to 1 के विचार को समझाते हैं, जो मौलिक इनोवेशन का प्रतीक है। इसका मतलब है कि किसी ऐसी चीज का निर्माण करना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। 0 to 1 बनाम 1 to n। पीटर थील इस बात पर जोर देते हैं कि 0 to 1 का मतलब कुछ पूरी तरह से नया बनाना है, वहीं 1 to n का मतलब है पहले से मौजूद चीजों में सुधार करना। उदाहरण के लिए, एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार 0 to 1 है, जबकि मौजूदा टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना 1 to n है। भविष्य की चुनौती। थील सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा समाज वास्तव में भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वे कहते हैं कि असली चुनौती यह है कि हम भविष्य को केवल कल्पना न करें बल्कि उसे बनाएं। इसका मतलब है कि हमें नए आइडियाज और इनोवेशन पर फोकस करना होगा, न कि सिर्फ वही करना होगा जो पहले से किया जा रहा है। मूलभूत विचार। थील ने यह समझाया कि नए आविष्कार और प्रगति अक्सर बड़े सवालों से शुरू होती है। वे कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के प्रोग्रेस होते हैं। एक, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, इसे कॉपी और पेस्ट प्रगति भी कहा जा सकता है, जहां मौजूदा विचारों को दूसरे स्थान पर लागू किया जाता है। 2, वर्टिकल प्रोग्रेस, यह मौलिक इनोवेशन है, जहां पूरी तरह से नई चीज बनाई जाती है। आधुनिक सोच की समस्या। थील ने आधुनिक समाज की स्टार्टअप कल्चर पर भी चर्चा की, जहां कई कंपनियां केवल प्रतिस्पर्धा करने पर ध्यान देती हैं। उनका कहना है कि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी और ने पहले नहीं सोचा हो। भविष्य की ओर बढ़ने का तरीका। थील ने कुछ तरीके सुझाए हैं जिनसे हम 0 to 1 की सोच को अपनाकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 1, बड़े सवाल पूछें। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पूरी तरह से नया है? दूसरा, जोखिम लें। असली इनोवेशन तब होता है जब आप सामान्य सोच से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करते हैं। तीसरा, अवसरों को पहचानें। दुनिया में कई गुप्त अवसर हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। इस अध्याय में पीटर थील ने 1990 के दशक के अंत में हुई .com बबल और उसकी असफलताओं से सीखे गए सबकों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि क्यों स्टार्टअप्स को बड़ी गलतियों से बचने की जरूरत है। .com बबल का सबक 1990 के दशक में इंटरनेट स्टार्टअप्स के प्रति एक भारी उत्साह था। हर कोई नई नई कंपनियों में पैसा निवेश कर रहा था, भले ही उनका कोई ठोस बिजनेस मॉडल न हो। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर कंपनियां जल्द ही फेल हो गईं। गलतियों से सीखें। थील ने 4 मुख्य गलतियां बताईं जो उस समय स्टार्टअप्स ने की थीं। 1, बिना प्लान के बढ़ना। कंपनियां बहुत तेजी से विस्तार कर रही थीं, लेकिन उनके पास एक ठोस योजना नहीं थी। 2, प्रतिस्पर्धा पर फोकस करना। स्टार्टअप्स ने केवल एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश की, बजाय कुछ नया बनाने के। 3, टेक्नोलॉजी को ओवरहाइप करना। कई कंपनियों ने दावा किया कि उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी, लेकिन उनके पास इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं था। 4, मुनाफे की अनदेखी। स्टार्टअप्स का मुख्य ध्यान केवल ग्रोथ पर था, मुनाफे पर नहीं। व्यवसाय के लिए सटीक दृष्टिकोण। थील ने कहा कि स्टार्टअप्स को .com बबल की गलतियों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। केवल ग्रोथ पर ध्यान न देकर एक स्थायी और मुनाफेदार बिजनेस मॉडल तैयार करें। 2, गुणवत्ता पर ध्यान दें।
0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो न केवल नया हो बल्कि मूल्यवान भी हो। 3. ध्यान केंद्रित करें। हर स्टार्टअप्स को यह तय करना चाहिए कि वह किस समस्या को हल कर रहा है और वह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। कंपनियों के लिए बड़ा संदेश। थील ने चेतावनी दी कि फैड यानी किसी समय विशेष का ट्रेंड फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को खुद का अलग रास्ता चुनना चाहिए बजाय भीड़ का अनुसरण करने के। चैप्टर 3 ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। इस अध्याय में पीटर थील ने बताया कि क्यों हर सफल कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग होती है। उन्होंने यह समझाने के लिए मोनोपोली का कॉन्सेप्ट पेश किया और समझाया कि सफल कंपनियां केवल अपनी यूनिकनेस और स्थायी लाभ के कारण ही लंबा सफर तय कर पाती हैं। समानता बनाम अलगाव। थील ने टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उद्धरण का जिक्र किया, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। उन्होंने इसे बिजनेस की दुनिया में लागू किया और कहा कि हर असफल कंपनी एक ही कारण से असफल होती है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन हर सफल कंपनी में कोई न कोई ऐसा तत्व होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है। मोनोपोली का महत्व। थील ने मोनोपोली को बिजनेस के लिए एक वरदान के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि असली सफलता तभी आती है जब आपकी कंपनी के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट या सेवा हो जिसे आसानी से कोई कॉपी न कर सके। यह स्थिति आपको बाजार में मोनोपोली दिलाती है जिससे आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। मोनोपोली बनाम प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। थील के अनुसार जब कंपनियां केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देती हैं तो वे अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन खो देती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और आपके पास पहले से मौजूद रेस्टोरेंट्स से अलग कुछ नहीं है तो आप केवल प्रतिस्पर्धा में फंसे रहेंगे। मोनोपोली। अगर आपके पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसे बाजार में कोई और प्रदान नहीं कर सकता तो आप एक लीडर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए गूगल को लें, यह अपने सेक्टर में एक तरह का मोनोपोली है। सफल कंपनियों की विशेषताएं। थील ने 4 मुख्य तत्व बताए जो किसी कंपनी को मोनोपोली की ओर ले जाते हैं। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। एक ऐसी तकनीक जो आपकी कंपनी के पास हो और किसी और के लिए उसे कॉपी करना मुश्किल हो। 2. नेटवर्क इफेक्ट्स। जब आपके प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ता है क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप बड़े स्तर पर काम करके लागत कम कर सकते हैं। 4. ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड आपकी पहचान को अनोखा बनाता है। कंपनियों का मुख्य लक्ष्य। हर कंपनी को यह तय करना चाहिए कि वह बाजार में एक यूनिक पोजीशन कैसे बना सकती है। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हमारा प्रोडक्ट मौजूदा बाजार की समस्या को हल करता है? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो प्रतिस्पर्धी कंपनियों के पास नहीं है? क्या हम लंबे समय तक बाजार में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं? एप्पल और गूगल जैसे उदाहरण। थील ने बताया कि एप्पल जैसी कंपनियां अपने डिजाइन, टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग के कारण सफल हुईं। वहीं गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो न केवल तेज था बल्कि विज्ञापन के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म भी बना। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि हर कंपनी को अपनी यूनिकनेस पर ध्यान देना चाहिए। केवल उन कंपनियों का भविष्य सुरक्षित है जो मोनोपोली बना सकती हैं। चैप्टर 4 द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। इस अध्याय में पीटर थील ने प्रतिस्पर्धा के विचारधारा आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना अक्सर कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी असली क्षमताओं को पहचानने से रोकता है। प्रतिस्पर्धा का जाल। थील के अनुसार हम बचपन से ही प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। स्कूल से लेकर करियर तक हमें यह सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सोच हमें नई चीजें बनाने के बजाय पुराने खेल में फंसा देती है। Why competition can be destructive, इनोवेशन पर असर। जब कंपनियां केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देती हैं तो वे मौलिक रूप से नई चीजें बनाने की बजाय केवल दूसरों को पछाड़ने की कोशिश करती हैं। लंबे समय तक टिकने में असमर्थ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा अक्सर कंपनियों को उनके मुनाफे को कम करने और उन्हें बाजार से बाहर करने की स्थिति में डाल देती है। मानसिक दबाव।
व्यक्तिगत स्तर पर लगातार प्रतिस्पर्धा में रहने से तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलने का तरीका। थील ने सुझाव दिया कि कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि वे ऐसे प्रोडक्ट और सेवाएं बनाएं जिनके लिए बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा न हो। पेपाल का उदाहरण। थील ने अपने अनुभव का उदाहरण दिया जब उन्होंने पेपाल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरू में क्रेडिट कार्ड की दुनिया में प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान डिजिटल पेमेंट्स की ओर मोड़ दिया, जो उस समय नया और अनोखा था। मोनोपोली के फायदे। थील ने फिर से मोनोपोली के महत्व पर जोर दिया और कहा कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे प्रतिस्पर्धा से परे हों। प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा नहीं, समाधान से प्रेरणा। उनका कहना है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप प्रतिस्पर्धा को छोड़कर वास्तविक समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि प्रतिस्पर्धा एक भ्रम है जो हमें नई चीजें बनाने से रोकती है। कंपनियों और व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी यूनिकनेस और समस्या समाधान की क्षमता पर ध्यान दें। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। इस अध्याय में पीटर थील लास्ट मूवर एडवांटेज के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि क्यों बाजार में सबसे आखिरी बड़ी और स्थायी कंपनी बनना शुरुआती कंपनियों से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फर्स्ट मूवर बनाम लास्ट मूवर। फर्स्ट मूवर पारंपरिक सोच के अनुसार जो कंपनी सबसे पहले बाजार में कदम रखती है उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। इसका मतलब है कि वे बाजार में अपनी जगह जल्दी बना सकते हैं। लास्ट मूवर। थील बताते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा फायदेमंद नहीं होता। शुरुआती कंपनियां अक्सर जल्दी फेल हो जाती हैं क्योंकि वे खुद को बाजार में स्थापित करने के लिए जरूरी चीजों में कमी कर बैठती हैं। असली लाभ उन कंपनियों को मिलता है जो बाजार में लंबे समय तक बनी रहती हैं और लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करती हैं। सफलता के लिए लास्ट मूवर बनना क्यों जरूरी है? पहला, बाजार पर स्थायी पकड़। अगर आपकी कंपनी आखिरी बड़ी कंपनी बनती है तो आप उस सेक्टर में एक स्थायी मोनोपोली बना सकते हैं। दूसरा, लर्निंग का फायदा। जो कंपनियां पहले आती हैं वे नई चीजें ट्राई करती हैं और गलतियां करती हैं। लास्ट मूवर्स उन गलतियों से सीख सकते हैं और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। 3 पॉइंट टाइमिंग का महत्व। थील के अनुसार टाइमिंग किसी भी स्टार्टअप की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार पहले आने वाले समय से आगे होते हैं जिससे वे बाजार में टिक नहीं पाते। पेपाल का उदाहरण। थील ने बताया कि पेपाल ने शुरुआत में कई छोटी बड़ी रणनीतियां ट्राई की, लेकिन असली सफलता तब मिली जब उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को मुख्य फोकस बनाया। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह विकसित किया कि वे बाजार में स्थायी कंपनी बन सकें। मोनोपोली और इनोवेशन। लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करने के लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1, मोनोपोली बनाना। जैसा कि थील पहले बता चुके हैं, एक स्थायी बाजार में जगह बनाने के लिए मोनोपोली जरूरी है। इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स या सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से कॉपी न की जा सके। 2, इनोवेशन को बनाए रखना। थील ने बताया कि केवल एक बार इनोवेशन करना काफी नहीं है। आपको अपनी कंपनी को लगातार विकसित करते रहना होगा ताकि आप बाजार में हमेशा आगे रहें। लास्ट मूवर बनने के फायदे। लंबी अवधि तक बाजार में टिके रहने की क्षमता। मुनाफे को बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता। शुरुआती गलतियों और ट्रेंड्स का फायदा उठाना। आवश्यक तत्व। थील ने लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक गुण बताए। 1, धैर्य। जल्दी सफलता पाने के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्य पर ध्यान दें। 2, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यह सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस मॉडल समय के साथ विकसित हो। 3, रिसर्च और डेटा का इस्तेमाल। बाजार में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि स्टार्टअप को पहले आने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। असली लक्ष्य लास्ट मूवर बनना होना चाहिए जो बाजार पर अपनी स्थायी पकड़ बना सके। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। इस अध्याय में पीटर थील ने लॉटरी सोच की आलोचना की है। वे इस बात पर जोर देते हैं
कि सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए योजना, प्रयास और एक स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है। लक पर निर्भरता। थील का कहना है कि कई लोग मानते हैं कि बिजनेस या जीवन में सफलता केवल किस्मत का नतीजा है। वे इसे लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं, जहां हर कोई सोचता है कि बस सही समय पर सही मौका मिल जाए। यह सोच क्यों गलत है? 1. अनसर्टेनिटी का डर। कई बार लोग भविष्य को लेकर इतने डरे होते हैं कि वे किसी ठोस योजना पर काम नहीं करते। 2. लक का अतिरेक। जब लोग सफलता को केवल किस्मत का खेल मानते हैं तो वे अपने प्रयास और रणनीतियों को महत्व नहीं देते। 3. पैसिव एटीट्यूड। यह सोच आपको यह मानने पर मजबूर कर देती है कि आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। एक्टिव प्लानिंग की जरूरत। थील ने सुझाव दिया कि सफलता पाने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना और दिशा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे सफल लोग किस्मत पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। पेपाल का उदाहरण। थील ने पेपाल की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने कई बार नई रणनीतियों को आजमाया। अगर वे केवल किस्मत पर भरोसा करते तो शायद पेपाल कभी सफल न होता। बोल्ड विजन की ताकत। थील ने कहा कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। केवल किस्मत का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। स्केप्टिक्स को जवाब। थील ने उन लोगों की आलोचना की जो मानते हैं कि सफलता केवल रैंडम इवेंट्स का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह सोच असली इनोवेशन और प्रयासों को दबा देती है। दोस्तों, हमने इस अध्याय में जाना कि किस्मत केवल तभी काम करती है जब आप खुद को उसके लिए तैयार करते हैं। अपनी सफलता को एक लॉटरी टिकट की तरह न देखें, इसके बजाय इसे एक ऐसी यात्रा मानें जहां आपका प्रयास और दृष्टि सबसे ज्यादा मायने रखती है। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। इस अध्याय में पीटर थील ने वेंचर कैपिटल वीसी की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता पर चर्चा की है। वे बताते हैं कि कैसे पैसा एक स्टार्टअप की दिशा और उसके भविष्य को तय करता है। पावर लॉ का महत्व। थील ने पावर लॉ के सिद्धांत को समझाया जो बताता है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग में केवल कुछ ही निवेश असली मुनाफा लाते हैं। पावर लॉ क्या है? इसका मतलब है कि अधिकतर लाभ केवल कुछ चुनिंदा स्टार्टअप से आता है, जबकि बाकी निवेश या तो विफल हो जाते हैं या बहुत कम मुनाफा लाते हैं। वीसी का फोकस। वेंचर कैपिटलिस्ट इसलिए बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं ताकि उनमें से कुछ ही निवेश उनके पूरे फंड का भविष्य तय कर सकें। पेपाल और पावर लॉ का उदाहरण। थील ने बताया कि पेपाल की सफलता ने अपने शुरुआती निवेशकों को बहुत बड़ा रिटर्न दिया। हालांकि इससे पहले कि उनकी कई फंडिंग विफल रही थी, लेकिन पेपाल की सफलता ने उन सारी असफलताओं को अप्रासंगिक बना दिया। स्टार्टअप्स के लिए सीख। 1. फोकस पर ध्यान दें। स्टार्टअप्स को केवल पावर लॉ के अनुसार सोचने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अपनी ऊर्जा और संसाधन केवल उन चीजों पर लगाएं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। 2. सही निवेशकों का चुनाव। स्टार्टअप्स को चाहिए कि वे ऐसे निवेशकों को चुनें जो उनके विजन को समझते हों और लंबे समय तक साथ देने के लिए तैयार हों। वीसी फंडिंग के फायदे और नुकसान। फायदे। वीसी बड़े स्तर पर पूंजी प्रदान करते हैं। वे अपने नेटवर्क और अनुभव के जरिए स्टार्टअप्स को दिशा देते हैं। नुकसान। कई बार वीसी का हस्तक्षेप स्टार्टअप के मूल विजन को कमजोर कर देता है। गलत फंडिंग या शॉर्ट टर्म प्रेशर स्टार्टअप्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना। थील ने बताया कि स्टार्टअप्स को बाजार के ट्रेंड्स को समझकर निवेश की दिशा तय करनी चाहिए। बिना सोचे समझे पैसा जुटाने की कोशिश अक्सर विफल हो जाती है। इस अध्याय में हमने जाना कि पैसा स्टार्टअप्स के लिए केवल एक साधन है, लेकिन यह दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही निवेशकों और फंडिंग के बिना एक स्टार्टअप के लिए टिकना मुश्किल हो सकता है। चैप्टर 8, सीक्रेट्स। इस अध्याय में पीटर थील ने गुप्त अवसरों सीक्रेट्स की खोज पर चर्चा की है। वे बताते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो ऐसी चीजें खोजते हैं जो बाकी दुनिया ने नजरअंदाज कर दी हैं। सीक्रेट्स का महत्व। सीक्रेट्स क्या हैं? थील के अनुसार सीक्रेट्स वे अवसर हैं जो स्पष्ट रूप से दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पहचान लें तो वे आपको अद्वितीय सफलता दिला सकते हैं। हिडन अपॉर्चुनिटीज।
उन्होंने बताया कि हर महान कंपनी ने किसी न किसी गुप्त अवसर का लाभ उठाया है। सीक्रेट्स कैसे खोजें? पहला सवाल पूछें। थील ने कहा कि आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सही सवाल पूछें। दूसरा, सोसाइटी की धारणा को चुनौती दें। उन्होंने बताया कि असली इनोवेशन तभी होता है जब आप स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोच। सीक्रेट्स को पहचानने के लिए धैर्य और गहरी सोच की जरूरत होती है। पेपाल का उदाहरण। पेपाल ने ऑनलाइन भुगतान के एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जिसे उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। यह उनका सीक्रेट था। सीक्रेट्स को कैसे पहचानें? अभी क्या मिसिंग है? बाजार में ऐसा क्या है जो कोई और पेश नहीं कर रहा? क्या यह अवसर स्केलेबल है? इस अवसर को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है या नहीं? इस अध्याय में हमने जाना कि सीक्रेट्स केवल उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें खोजने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह इनोवेशन की नींव है। चैप्टर 9, फाउंडेशंस। इस अध्याय में पीटर थील ने स्टार्टअप की नींव रखने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में की गई गलतियां भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। सही शुरुआत क्यों जरूरी है? को-फाउंडर्स का महत्व। थील ने कहा कि सही को-फाउंडर्स का चयन स्टार्टअप्स की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। गलत साझेदारी स्टार्टअप के अंत का कारण बन सकती है। क्लियर गोल्स सेट करना। शुरुआत से ही स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करें। इससे टीम और कंपनी दोनों सही दिशा में आगे बढ़ती है। पेपाल का उदाहरण। पेपाल के शुरुआती दिनों में सही फाउंडर्स और टीम का होना उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने न केवल टेक्नोलॉजी को समझा बल्कि बिजनेस की जरूरतों को भी पूरा किया। साझेदारी और ओनरशिप। थील ने बताया कि फाउंडर्स को यह तय करना चाहिए कि किसे कितना शेयर मिलेगा और कौन किस चीज का जिम्मेदार होगा। इस अध्याय में हमने जाना कि स्टार्टअप को अपनी नींव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मजबूत शुरुआत भविष्य की सफलता की गारंटी देती है। चैप्टर 10, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। इस अध्याय में पीटर थील ने यह समझाया कि स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत और एकजुट टीम बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इसे माफिया कहने का उद्देश्य एक ऐसी टीम का निर्माण करना है जो पूरी तरह से अपने मिशन के प्रति समर्पित हो और परिवार की तरह जुड़े। टीम का महत्व। थील बताते हैं कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में टीम का काम केवल काम बांटना नहीं होता बल्कि आपसी समझ और भरोसा बनाना होता है। मिशन ड्रिवन अप्रोच। टीम के हर सदस्य को कंपनी के मिशन को समझना और मानना चाहिए। अगर टीम का हर सदस्य उस उद्देश्य में विश्वास नहीं करता तो कामयाबी मुश्किल हो जाती है। टीम के बीच तालमेल। एक प्रभावी टीम तभी बनती है जब उसमें आपसी संवाद और समझदारी हो। पेपाल माफिया का उदाहरण। पेपाल की शुरुआती टीम को अक्सर पेपाल माफिया कहा जाता है। ये टीम इतनी प्रभावशाली थी कि उनके सदस्यों ने बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां शुरू की। गहरे व्यक्तिगत संबंध। पेपाल के सदस्यों के बीच ऐसा संबंध था जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। स्पष्ट जिम्मेदारियां। टीम में हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझता था और दूसरों के काम में सहायक बनता था। कैसे बनाएं एक मजबूत टीम? 1. सही लोगों की भर्ती। टीम में केवल उन्हीं लोगों को शामिल करें जो मिशन और विजन को पूरी तरह से समझते हैं। 2. संस्कृति का निर्माण। एक ऐसी संस्कृति बनाएं जो टीम के सदस्यों को एकजुट करे। 3. आपसी भरोसा। टीम के सदस्यों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास टीम को मुश्किल समय में टिके रहने में मदद करता है। टीम संस्कृति के फायदे। नवाचार में वृद्धि। एक सकारात्मक वातावरण में रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। प्रोडक्टिविटी में सुधार। जब टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो काम में गति आती है। कम टर्नओवर। एक मजबूत संस्कृति वाले संगठन में लोग लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। थील इस अध्याय में बताते हैं कि स्टार्टअप्स की सफलता का बड़ा हिस्सा उनकी टीम पर निर्भर करता है। अगर टीम एकजुट और लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। चैप्टर 11, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। इस अध्याय में थील ने स्टार्टअप्स के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की है। वह समझाते हैं कि केवल प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की रणनीति भी बेहद जरूरी है। बिक्री और वितरण का महत्व। प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं,
अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है लेकिन उसे ग्राहक तक पहुंचाने का सही तरीका नहीं है तो वह असफल हो सकता है। सेल्स और मार्केटिंग का प्रभाव। सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियां आपके प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का चयन। 1. डायरेक्ट सेल्स। बड़े और महंगे प्रोडक्ट्स के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। 2. वायरल मार्केटिंग। प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन करें कि लोग इसे दूसरों के साथ साझा करें। 3. साझेदारी। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करें। पेपाल का उदाहरण। पेपाल ने शुरुआती दिनों में यूजर्स को नए लोगों को रेफर करने के लिए भुगतान किया। यह रणनीति इतनी सफल रही कि उनके यूजर बेस ने तेजी से वृद्धि की। सेल्स टीम का महत्व। थील बताते हैं कि अक्सर लोग सेल्स टीम के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन एक अच्छी सेल्स टीम आपके प्रोडक्ट को बाजार में स्थापित कर सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप बिक्री और वितरण को नजरअंदाज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट भले ही अच्छा हो, वह बाजार में सफल नहीं हो सकता। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। इस अध्याय में पीटर थील ने मनुष्यों और मशीनों के बीच सहयोग की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में सफलता का रास्ता मशीनों और इंसानों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और तालमेल से बनेगा। मशीन बनाम मानव, ताकत और सीमाएं। मशीनों की क्षमताएं। मशीनें बड़ी तेजी से डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं, गणनाएं कर सकती हैं और थकावट महसूस किए बिना लंबे समय तक काम कर सकती हैं। इनकी सटीकता और दक्षता किसी भी इंसान से कई गुना अधिक है। उदाहरण के तौर पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इंसानों की क्षमताएं। दूसरी ओर, इंसान की रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को समझने की क्षमता और इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी हैं जो मशीनों में नहीं होती। इंसान सहानुभूति दिखा सकता है, नैतिक निर्णय ले सकता है और जटिल सामाजिक स्थितियों को संभाल सकता है। मशीन और मानव का कोलैबोरेटिव फ्यूचर। थील ने यह स्पष्ट किया कि इंसानों और मशीनों को प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हम इन दोनों के गुणों को जोड़ते हैं तो हम असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। ऑटोमेशन। मशीनें दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले कामों को संभाल सकती हैं, जिससे इंसान अपने रचनात्मक और रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानव हस्तक्षेप। मशीनें बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। पेपाल का उदाहरण। पेपाल में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया। यह तकनीक ट्रांजैक्शनों में अनियमितताओं को तेजी से पकड़ने में मदद करती थी। हालांकि कई मामलों में फाइनल निर्णय इंसानों को ही लेना होता था। मशीनें बड़ी मात्रा में डेटा को स्कैन कर सकती थीं और संदिग्ध पैटर्न को चिह्नित कर सकती थीं, लेकिन इन पैटर्न्स का सही संदर्भ समझने और निर्णय लेने के लिए इंसानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भविष्य के उद्योगों में मानव मशीन सहयोग। थील ने भविष्य के कई उद्योगों का उदाहरण दिया जहां यह सहयोग महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य सेवा। मशीनें मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर ही फाइनल डायग्नोसिस और इलाज का फैसला करेंगे। शिक्षा। एआई तकनीक छात्रों को व्यक्तिगत लर्निंग पाथ्स प्रदान कर सकती है, लेकिन शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए जरूरी रहेंगे। ऑटोनोमस व्हीकल्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कई समस्याएं हल कर सकती हैं, लेकिन जटिल परिस्थितियों में मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत बनी रहेगी। मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा का खतरा। थील ने यह चेतावनी भी दी कि अगर हम मशीनों को केवल प्रतिस्पर्धी के रूप में देखेंगे तो हम उनके साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि तकनीकी प्रगति हमारे खिलाफ काम करेगी, न कि हमारे पक्ष में। थील इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि इंसानों और मशीनों को एक दूसरे के प्रतिस्थापन के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। जब इंसानों की रचनात्मकता और मशीनों की दक्षता एक साथ आती है तो हम अनोखे और प्रभावशाली समाधान पा सकते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण ही भविष्य की कुंजी है। चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन। इस अध्याय में
पीटर थील ने क्लीन टेक इंडस्ट्री के अनुभवों और सबक पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने इस सेक्टर की विफलताओं और सफलताओं का विश्लेषण किया और यह बताया स्टार्टअप्स को इन अनुभवों से क्या सीखना चाहिए। क्लीन टेक इंडस्ट्री की विफलता का कारण। 1. रॉन्ग असम्पशंस। कई क्लीन टेक कंपनियां बिना सही डेटा के बड़े बड़े निवेश करती थीं। उन्हें लगता था कि सिर्फ ग्रीन होने से उनके प्रोडक्ट्स बाजार में हिट हो जाएंगे। 2. रणनीति की कमी। इन कंपनियों में दीर्घकालिक रणनीति का अभाव था। 3. सही ग्राहकों तक पहुंचने में असफलता। क्लीन टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्रचारित और वितरित नहीं कर पाईं। सफलता के लिए क्या जरूरी है? थील ने बताया कि किसी भी उद्योग में सफलता के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण और स्पष्ट रणनीति बेहद जरूरी है। 1. व्यावसायिक दृष्टिकोण। केवल पर्यावरण की भलाई का वादा करना पर्याप्त नहीं है। आपका प्रोडक्ट आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। 2. समय और लक्ष्य का सही चयन। आपको यह समझना होगा कि बाजार में आपका प्रोडक्ट कब और कैसे पेश करना है। सीखने योग्य बातें। 1. वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी समस्याओं को हल करें जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हों। 2. टीम और निवेशकों का चयन। एक समर्पित टीम और सही निवेशक आपके प्रोडक्ट को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। 3. बाजार अनुसंधान का महत्व। यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रोडक्ट्स बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस अध्याय में थील ने क्लीन टेक इंडस्ट्री को यह समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि किसी भी सेक्टर में सफलता पाने के लिए सही दृष्टिकोण, रणनीति और टीम जरूरी है। चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। इस अध्याय में पीटर थील ने उन अद्वितीय और विरोधाभासी गुणों पर विस्तार से चर्चा की है जो एक सफल फाउंडर के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। उन्होंने यह समझाया कि फाउंडर्स के ये गुण कंपनी की सफलता और असफलता दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। फाउंडर्स के व्यक्तित्व का जादू और चुनौती। असाधारण दृष्टिकोण। फाउंडर्स अक्सर सामान्य लोगों जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी सोच और दृष्टि असाधारण होती है। वे उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज करते हैं। उनके अंदर यह विश्वास होता है कि वे दुनिया को बदल सकते हैं। अलगाव और सामूहिकता का मिश्रण। फाउंडर्स अक्सर अकेले काम करने वाले और एक टीम को प्रेरित करने वाले दोनों होते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने विचारों में गहराई से विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को अपने मिशन से जोड़ने की कला में भी माहिर होते हैं। विरोधाभासों का प्रभाव। एक फाउंडर का व्यक्तित्व कई बार विरोधाभासी हो सकता है। वे एक तरफ विनम्र हो सकते हैं तो दूसरी तरफ अत्यधिक आत्मविश्वासी। यह विरोधाभास उनकी कंपनी को अनोखी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन कई बार अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। फाउंडर और कंपनी की संस्कृति के बीच गहरा संबंध। थील ने बताया कि एक फाउंडर की व्यक्तिगत विशेषताएं सीधे तौर पर उसकी कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक प्रभाव। जब फाउंडर के व्यक्तित्व में जोश, आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है तो यह टीम को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की रचनात्मकता और दृढ़ता ने एप्पल को एक नई दिशा दी। नकारात्मक प्रभाव। लेकिन अगर फाउंडर अनिश्चित, जिद्दी या अस्थिर होता है तो इससे टीम में तनाव और भ्रम पैदा हो सकता है। पेपाल के उदाहरण से सीख। पेपाल की सफलता में इसके फाउंडर्स के विविध व्यक्तित्वों और दृष्टिकोणों का बड़ा योगदान था। पीटर थील ने बताया कि कैसे फाउंडर्स के अलग अलग दृष्टिकोणों ने कंपनी को नई रणनीतियां अपनाने और नवाचार लाने में मदद की। हालांकि कुछ मौकों पर उनके बीच असहमति भी हुई, जो एक स्वस्थ बहस और विचार विमर्श का हिस्सा थी। फाउंडर्स के लिए सबक। 1. स्वयं को समझना। फाउंडर्स को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। यह उन्हें अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करता है। 2. टीम का महत्व। एक मजबूत टीम का निर्माण करना जो फाउंडर की कमजोरियों को पूरा कर सके किसी भी स्टार्टअप की सफलता के लिए जरूरी है। 3. विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन। फाउंडर्स को आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। फाउंडर के व्यक्तित्व का महत्व। थील ने यह भी बताया कि क्यों एक फाउंडर का व्यक्तित्व उसकी कंपनी के विकास और अस्तित्व में एक निर्णायक भूमिका निभाता है।
फाउंडर्स को अपनी ताकतों का उपयोग सकारात्मक रूप से करना आना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि उनके निर्णय और दृष्टिकोण सीधे तौर पर उनकी टीम और कंपनी पर प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि फाउंडर्स को अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझने की जरूरत है। उनकी सोच और दृष्टि उनके स्टार्टअप की दिशा तय करती है। इस अध्याय में थील ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। फाउंडर्स को अपनी विशिष्टताओं को अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव उनकी कंपनी की सफलता या विफलता पर पड़ेगा। चैप्टर 15 कंक्लूजन, स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। अंतिम अध्याय में पीटर थील ने भविष्य के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। क्या हमारा समाज स्थिरता, स्टैग्नेशन की ओर बढ़ रहा है, या हम असीमित संभावनाओं और प्रगति, सिंगुलैरिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? इस अध्याय में उन्होंने व्यक्तियों, कंपनियों और समाज के लिए एक बड़ी सोच रखने और क्रांतिकारी कदम उठाने का आह्वान किया है। भविष्य के लिए 2 विकल्प, एक स्थिरता, स्टैग्नेशन। स्थिरता का मतलब है कि हम वहीं रुक जाएं जहां हम अभी हैं। यह स्थिति तब आती है जब लोग जोखिम लेने से डरते हैं, जब समाज केवल सुरक्षित विकल्पों को चुनता है और जब नई खोजों और नवाचारों पर ध्यान देना बंद हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगति रुक जाती है और समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। तो असीम संभावनाएं, सिंगुलैरिटी, यह वह स्थिति है जहां हम बड़े सपने देखते हैं, असंभव को संभव बनाने की कोशिश करते हैं और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसमें जोखिम लेना, नई खोजों में निवेश करना और बड़े लक्ष्यों के लिए काम करना शामिल है। बोल्ड विजन और नवाचार का महत्व। थील ने इस अध्याय में बताया कि हमें अपने जीवन और समाज को स्थिरता की स्थिति से बाहर निकालने के लिए साहसिक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बड़ी सोच रखने का महत्व। अगर हम केवल छोटे और सुरक्षित कदम उठाते हैं तो हम कभी भी बड़ी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। नवाचार का नेतृत्व। उन क्षेत्रों में कदम रखें जहां अभी तक कोई नहीं गया है। यह वह जगह है जहां वास्तविक प्रगति होती है। व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें? 1. साहसिक सोच अपनाएं। अपनी क्षमताओं को कम मत आंकें। बड़े लक्ष्यों की योजना बनाएं और उन पर काम करें। 2. जोखिम लेने से न डरें। हर बड़ा बदलाव जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। 3. समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी समस्याएं खोजें जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें हल करने के लिए काम करें। कंपनियों के लिए क्या संदेश? पहली, लंबी अवधि का दृष्टिकोण। कंपनियों को केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी, बड़ी समस्याओं का समाधान। केवल मौजूदा उत्पादों में सुधार करने के बजाय ऐसी नई तकनीकों और समाधानों पर ध्यान दें जो पूरी तरह से नई दिशाएं खोल सकें। थील ने यह संदेश दिया कि अगर हम अपने समाज को स्थिरता से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें साहसी और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने प्रयास उन क्षेत्रों में लगाने होंगे जहां असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अंत में पीटर थील ने भविष्य की दिशा तय करने की जिम्मेदारी हम सभी पर छोड़ी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम स्थिरता में उलझे रहते हैं या असीमित संभावनाओं और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उनके अनुसार जो लोग बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस करते हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी 0 to 1 की बुक समरी, जिसमें हमने जाना कि कैसे आप इनोवेशन के जरिए खुद का और दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। चाहे बात फाउंडर्स के अद्वितीय गुणों की हो या मोनोपोली के निर्माण की। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली सफलता तब आती है जब हम कंपटीशन से आगे निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और किताबों का सार हिंदी में सुनना चाहते हैं तो घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ध्यान रखें, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना ही असली जीत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।